अच्छा जी, मैंने 2 कंसोल लगाए हैं, लेकिन ये वाले कंसोल को अभी तक कॉल नहीं किया मैंने। ठीक है, इसको कॉल भी कर लेता हूँ मैं, और एक दफ़ा यहाँ पे भी कॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, और लास्ट में एक और कंसोल लगा रहा हूँ। सही है जी। अब स्टूडेंट आप मुझे जवाब देंगे कि इसके कंसोल होने की सीक्वेंस क्या होगी, मुझे ज़रा चैट पे बताइए। भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़्यादातर गलत क्यों बता रहे हो भाई, सोच के बताओ, तरीके से बताओ, चला के वाले नहीं बताओ। भाई बहुत सारे लोग जज्बाती हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ने लिखा है कोड, तो यकीनन कोई मुश्किल सी बात होगी। भाई ये बहुत आसान सी चीज है यार, दिमाग में सिंपल सोचो और बताओ मुझे। चले मैं आज देखता हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले चलेगी ये फंक्शन जो मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, ये फंक्शन चलेगा, जैसे ये फंक्शन चलेगा कंसोल लाइन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद लाइन नंबर 3 का कंसोल चलेगा जो कि है 1। ठीक है, उसके बाद दोबारा टेस्टिंग चल रहा है तो ये आना चाहिए। सही है, दोबारा टेस्टिंग कॉल हुआ है ना, तो ये वाला कंसोल आना चाहिए। और आखिर में चला है लाइन नंबर 12 का कंसोल जिस पे लिखा हुआ है 3। तो जिन लोगों ने ये आंसर दिया था उन्होंने सही बताया, जिन्होंने नहीं दिया था भाई क्यों गलत बताया था, क्या हो गया, कंसोल नहीं चेक कर सकते? कंसोल गिनना नहीं आ रहा, ये पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है। कंसोल गिनना बताऊंगा मैं। अच्छा जी, 2123, ये तो बिल्कुल सही आया। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप में से अनीस का आया है कि हमने एक फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन बनाया बाद में। तो फंक्शन देखिए, जब आपका पेज लोड होगा ना तो फंक्शन रजिस्टर हो चुके होते हैं, उसके बाद ये लाइन बाय लाइन चल रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो फंक्शन अगर आपने कोई बाद में डिक्लेयर किया है लेकिन उसे कॉल पहले किया है तो कोई मसला नहीं है। जब आप ये लाइन नंबर 1 पे चलेगा ना तो ये चेक करेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन पूरी फाइल में है या नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको मिल जाएगा। अगर ये बना ही नहीं होगा तब एरर आएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये जो कोड चल रहा है लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है जी, जब लाइन बाय लाइन चल रहा है ये कोड, इसको कहते हैं सिंक्रोनस, यानी सिंक हुआ हुआ है सब एक दूसरे से। एक कोड खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तो तीसरा स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोड और ये वाला कोड साथ साथ चल जाए। ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता कि सीक्वेंस आउट हो जाए, लाइक ये बाद में चल जाए, पहले ये चल जाए, फिर ये चल जाए, फिर ये चल जाए, और आखिर में कोई और सा चले। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। ठीक है, ये है सिंक्रोनस। ठीक है, ये तो बड़ी आसान सी चीज है, ये तो आप करते आ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब आपने दिमाग लगा के सोचना है कि क्या होगा। सही है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेट टाइम आउट फंक्शन, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेकेंड। यहाँ मैंने कंसोल लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा 1, और यहाँ पे मैंने लिखा, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ये सारे सवालों के जवाब ये आपने चला के नहीं देने, जस्ट दिमाग में सोच के मुझे जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। अब इस कोड को चलाने की सीक्वेंस क्या होगी, क्या चल किस सीक्वेंस में ही चल रहा होगा बताएं मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़्यादातर लोग, बिल्कुल सही है। बाकी भी जवाब दो, बिल्कुल ज़्यादातर लोगों के सही जवाब आते हैं। ठीक है, अजहर सिर्फ 3-2 नहीं आएगा। अनवर आपका जवाब जो है वो सही नहीं है। ठीक है, वरा आपका जवाब भी सही नहीं है। अच्छा जी, बाकी बात, अच्छा अब देखें, बज़ाहिर हमें क्या लग रहा है, हम इसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं पहले, फिर चला के भी देख लेंगे। सही है, चला के भी थोड़ी देर में देख लेते हैं, पहले हम अपने दिमाग में कंप्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कंसोल आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमने कहा है कि ये चले 1 सेकंड के बाद। मोस्ट प्रॉब्ली जावास्क्रिप्ट इतनी तेज प्रोसेस हो रही होगी, शायद 1 सेकंड नहीं हुए हो। ठीक है, ये चल जाएगा लाइन नंबर कंसोल डॉट 2। ठीक है,
उसके बाद जब 1 सेकंड हो जाएंगे फिर ये वाला फंक्शन चलेगा और ये आ जाएगा 1। सही है जी। ये हमारे ध्यान में बेसिक कंप्यूट जो कंप्यूट हम कर पाए हैं वो ये सब समझ आ रहा है। इसको हम चला के भी देख लेते हैं क्या ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि इसको 1000 की जगह 1 कर देते हैं, यानी कि इंतहाई मिली सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड को हमने 1000 होते हैं ना, ये 1 सेकंड है तो इसको हमने 1 लिखा, यानी 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1000, यानी इतना छोटा सा टाइम ले रहा होगा। 1 सेकंड को अगर आप 1000 हिस्सों में तोड़ दें इतना टाइम ले रहा है ये। ठीक है जी। अब बताएं कि क्या जवाब आएगा, सोच के बताएं, और अच्छी तरह चला के नहीं बताना है, दिमाग में कंप्यूट करना है, अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं सेम आएगा वो क्यों कह रहे हैं सेम आएगा? टाइम तो लगेगा, मिली सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा इसको हम चला के देखते हैं कि क्या सीक्वेंस बन रही है। सीक्वेंस वही बनी है 3 2 1। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? दिमाग तो ये कह रहा है कि यार 1 सेकंड से भी पहले ये चल जाना चाहिए था, चाहिए उसके बाद ये चले फिर ये चले। अच्छा, लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये कहलाता है एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड का मतलब ये है कि आप कोई चीज बाद में चलाने के लिए कह रहे हैं, भले वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ आपने कहा है कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के बाद आप चलाएं। ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स आने के बाद आप कोई चीज़ चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने साइन अप की रिक्वेस्ट फायरबेस पे मारी है। ठीक है, फायरबेस से जब साइन अप हो जाए, सक्सेसफुली साइन अप हो जाए, उसके बाद आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं। बता रहा हूँ अनीस, अभी आपको जवाब, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, पहले मेरी बात तो से सुन लें। देखें, मिसाल के तौर पे आपने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप होने के बाद आप यूजर को किसी दूसरे पेज पे ले जाना चाह रहे हैं, जैसे फेसबुक पे हम साइन अप कर लेते हैं तो आपको आपकी टाइमलाइन पे ले जाता है। ठीक है, तो ये काम आपने जो सेकंड वाला किया वो बाद में किया है। सही है, जब आपको कंफर्मेशन हो गई कि एक चीज सक्सेसफुली हो गई है। तो इन दिस केस इसको कहते हैं आप एसिंक्रोनस कोड, एक चीज पहले हो जाए उसके बाद दूसरा कोड चले। ठीक है, पहला केस क्या था, लाइन बाय लाइन सब चल रहा था। दूसरा केस क्या है कि आप कह रहे हैं कि एक खास कोई चीज हो जाए उसके बाद वो काम हो रहा हो। ठीक है, साइन अप की मैंने फायरबेस की मिसाल दी है, अभी हमने एपीआई नहीं पढ़ी है, लेकिन आपको बेसिक दिमाग में शायद आइडिया हो गया होगा कि आप एक पेज पे राउट करते हैं साइन अप या साइन इन करने के बाद। ठीक है, अगर वो लाइन बाय लाइन राउटिंग चल रही हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन अगर चले तो क्या होगा, साइन अप किया आपने, राउट का कोड लिखा आपने। ठीक है, ये दो कोड लिखे होंगे, एक साइन अप का और एक राउट करने का, पेज चेंज करने का या रीडायरेक्ट करने का। अब एक यूजर आया, क्योंकि लाइन बाय लाइन चल रहा है, उसने गलत ईमेल पासवर्ड लिखा। ठीक है, गलत ईमेल पासवर्ड लिखा तो ये आना चाहिए था रॉन्ग ईमेल पासवर्ड। ठीक है, लेकिन जब तक इसका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, ये चल चुका होगा पेज, तो उसका चला गया टाइम लाइन पे, और उसने क्रेडेंशियल भी गलत लिखे थे, एक ऐसा पेज जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं था वहां पे वो चला गया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। तो इसका, इसके लिए जरूरी, इसको कहते हैं आप एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करते हैं? एसिंक्रोनस फंक्शन सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आपके ब्राउजर में एक खास स्पेशल मेमोरी होती है, वहां पे जाके सब रजिस्टर हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। ठीक है जी, एक के ऊपर एक स्टैक बनता जाता है। ठीक है, लाइक कॉपीज रखी होती है ना, अगर मिसाल के तौर पे ये पहला है। ठीक है, आपने एक और बना दिया यहाँ पे। ठीक है, उसमें आपने कह दिया 4, अब 2 हुआ है आपके पास, 2 एसिंक्रोनस फंक्शन है अब आपके पास। ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, अब होगा क्या, ये दोनों एसिंक्रोनस फंक्शन जो हैं आपके जावास्क्रिप्ट की स्पेशल मेमोरी में सेव हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। कोड आपका चलेगा, जो सिंक्रोनस कोड है पहले सारा वो चल जाएगा पूरा। जब कुछ खत्म हो जाएगा, भले आपने 1 सेकंड लिखा हो या 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा लिखा हो, पहले आपका जो सिंक्रोनस कोड है वो पूरा चलेगा, ये वाली लाइन रजिस्टर होके रुक जाएगी।
चली ये है, चलने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो मैंने आपको कहा स्पेशल मेमोरी है उसमें जाके ये सेव हो चुका है, सही है, रजिस्टर हो चुका है कि भाई एक चीज चलानी है आपने बाद में, ये चलेगा और भी जो लाइन बाय लाइन के कोड हैं जिनको आपने लाइन बाय लाइन चलाना है वो सब चल जाएंगे, सही है। जब वो सब चल के खत्म हो जाएंगे, ब्राउजर के पास कोई कोड नहीं बचेगा चलाने के लिए, एट दैट टाइम वो इसको ट्रिगर करेगा और उसके 1 मिली सेकंड के बाद चलेगा या 1000, यानी कि ये जो हम 1000 लिखते हैं ना, यानी 1 सेकंड, या अगर मैं इसको कर लूँ 10 सेकंड कर लूँ या 5 सेकंड कर लेते हैं, 5 सेकंड, ये 5 सेकंड पेज लोड होने के बाद का नहीं है, ये 5 सेकंड वो वाले हैं जब आपके पेज पे कुछ नहीं बचा चलने के लिए, जो लाइन बाय लाइन वाले कोड है वो सब चल के खत्म हो गए, अब ये स्टार्ट हो रहा है और उसके 5 सेकंड के बाद चल रहा है, तो इसको कहते हैं आप एसिंक्रोनस कोड। ठीक हो गया, पहली चीज तो हो गई सिंक्रोनस, दूसरी चीज हो गई एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि इसको आप बाद में चलाएंगे, ठीक है जी, बाद में चलाने के लिए कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगाया, आप सेट इंटरवल लगा सकते हैं, इसके अलावा आप किसी एपीआई पे कॉल कर सकते हैं, लाइक फायरबेस में हमने साइन अप साइन इन अभी देखा है, ठीक है, एपीआई हमने अपनी तो नहीं बनाई, लेकिन जब हम अपनी भी बनाएंगे उसमें भी यही रूल अप्लाई हो रहा होगा, एपीआई भी एसिंक्रोनस होती है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो वो बाद में होगा, पहला काम जो आपको करना होगा वो ये करना होगा कि जो लाइन बाय लाइन वाले कोड है वो चल चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपना माइंड थोड़ा सा इस हिसाब से करना होता है, जो कोड बाद में अच्छा सवाल क्या आया है भाई, सब देखिए जो एसिंक्रोनस कोड है ना वो आखिर में चलेगा, ये अपना रूल रूल ऑफ थंब बना, एसिंक्रोनस भले आपने सबसे पहले लिख दिया है और टाइम भी आपने भले एक सेकंड का 1000वां हिस्सा कर दिया है, ठीक है, बट पहले चलेगा सिंक्रोनस कोड जो लाइन बाय लाइन चल रहा होगा, लाइक मैं अगर यहाँ अलर्ट लगा दूं या कंसोल लगा दूं वो सब चल जाएंगे, जब ब्राउजर के पास कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद चलेगा ये वाला कोड, ठीक है, उसके इतने सेकंड के बाद, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा एक सीक्वेंस में बताऊं, आपका पेज लोड हुआ, पेज लोड होते ही इसने इसको देखा कि ये सिंक्रोनस है, इसको अपनी स्पेशल मेमोरी में रख लिया, उसके बाद इसने देखा ये सिंक्रोनस कोड है इसको चलाएगा, ये सिंक्रोनस है इसको चलाएगा, अब इसने देखा कुछ नहीं बचा हुआ सिंक्रोनस वर्किंग के लिए, अब ये चेक करेगा जो स्पेशल मेमोरी थी एसिंक्रोनस के लिए उसमें कुछ बचा हुआ है, तो वो चेक करेगा तो उसमें हमने ये रजिस्टर किया हुआ है तो वहां पे चला जाएगा, अब इसको चलाएगा ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को, बरा आपके क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे आप लोग ये कंफर्म कीजिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं हुआ है। हो गया क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, अभी भी ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो अब हम सुनने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की स्टोरी। एसिंक्रोनस काम करने के लिए जो ऑब्सोलेट जो पहले हम जो तरीके यूज करते थे वो होते थे कि कॉल बैक फंक्शन पास करते थे, नॉट श्योर आप लोगों को मैंने एनोटेशन की राइट दे दी है शायद, वो मैं क्लियर कर लेता हूँ, भाई अपने माउस को संभाल लो यार, क्लियर कर दिया है मैंने और आप लोगों के पास से राइट भी ले लेता हूँ एनोटेशन के, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, ठीक हो गया, बाकी ठीक है। ज़ारा आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा, हेडर में जेएस की स्क्रिप्ट टेपर के साथ लिंक करें या, जी बिल्कुल हो सकता है ज़ारा, बिल्कुल जो आप कह रही हैं पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, मैंने शायद जब आपको बताया था तो मैंने आपको उस वक्त ये भी बताया था कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप हेडर में भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं और जावास्क्रिप्ट आपकी बाद में लोड होगी, बट दैट इज़ ओके, ठीक है, अभी हम आखिर में ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं तैमूर। अच्छा अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास एक फंक्शन है मिसाल के तौर पे, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ, फंक्शन अभी जस्ट डमी फंक्शन है ये, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वही अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले आप लोग उसको तवज्जो से सुन लो, बाद में आप लोगों की बातें भी मैं सुन लूंगा, ठीक है। ये एक डमी फंक्शन मैंने बनाया है, इस ये करेगा क्या, साइन अप करेगा, अभी कुछ भी नहीं करेगा,
अंदर यहाँ पे हमने कोई काम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये साइन अप कॉल कर देगा। ठीक है जी। ऑब्वियसली ये पैरामीटर में लेगा एक ईमेल पासवर्ड, ठीक है, और एक फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, रीडायरेक्ट टू टाइमलाइन। सही है, इस फंक्शन को बना लेते हैं फंक्शन और रीडायरेक्ट टू टाइमलाइन। और रीडायरेक्ट करने के लिए हमने जो मेथड पढ़ा है अभी तक, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हम कोई भी पाथ दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल https://www.google.com, अभी राइट नाउ जस्ट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी पैरामीटर बना लेते हैं, ईमेल पासवर्ड और एक फंक्शन है। सही है, ये कोड समझ में आ रहा है सबको या नहीं समझ आ रहा? फंक की जगह मैं इसका नाम रख देता हूँ सीवी, सीवी फॉर कॉल बैक, या कॉल बैक पूरा लिख देता हूँ, कॉल बैक। आपने अभी लिखना नहीं है, सही है, अभी जस्ट अभी मैं आपको जब टास्क दूंगा तब आप लिखेंगे। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स। सही हो गया, ये सबको समझ में आ रहा है ना कोड भाई, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। हमने एक फंक्शन बनाया है साइन अप का, उस फंक्शन को कॉल करते हुए हमने 3 पैरामीटर पास किए, एक ईमेल, एक पासवर्ड और एक और फंक्शन जो लेके जाएगा, ये फंक्शन कहाँ लेके जाएगा, इस वाले एड्रेस पे। ठीक है जी, तो ये थर्ड पैरामीटर में हमने एक फंक्शन पास कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सेट टाइम आउट में एक फंक्शन पास किया था, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसी तरह हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन पास कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, मिसाल के तौर पर सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप समझ लेंगे सेट टाइम आउट नहीं है, ये डेटाबेस में चेक हो रहा है। अभी हम डेटाबेस का काम राइट नाउ नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट टेस्टिंग 3 सेकंड तक मिसाल के तौर पे ये प्रोसेस करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा, ईमेल पासवर्ड चेक करेगा, इफ एल्स जो भी चेक करेगा। सही है, इफ email equal to heatheralisha@gmail.com एंड पास इक्वल टू दुनिया का सबसे सिक्योर पासवर्ड होगा ऑब्वियसली 1234567 8। ठीक है, अगर ये दोनों सही हैं तब आप ये जो कॉल बैक वाला फंक्शन है इसको कॉल कर दें आप। ठीक है जी, अच्छा अच्छा, ईमेल पासवर्ड में यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ HEADERAISH@gmail.com और पासवर्ड को भी सेट कर देते हैं। सही है, अभी हमने डेटाबेस की लॉजिक नहीं लगाई, हार्ड कोडेड इफ की कंडीशन लगा दी है। हमने कहा कि पैरामीटर में जो आ रहा है वो यही है, पासवर्ड में जो आ रहा है वो यही है, तो इसका मतलब है कि यूजर इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, तैमूर बिल्कुल सही है, अगर आप पैरामीटर में फंक्शन पास करते हैं तो सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ लिखते हैं, नाम नहीं लिखते, जैसे हमने यहाँ फंक्शन के कीवर्ड के साथ लिखा है, फंक्शन का नाम नहीं दिया। ठीक है, नाम नहीं दिया। अच्छा, अगर आप नाम दे भी दें तो ये एरर नहीं देता आपको, सही है, ये भी वैलिड है, लेकिन नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसको अलग बना दिया है, ठीक है, और उसका जस्ट नाम पास कर दिया, तो ये खुद ही अजम्पशन होगी कि हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, साइन अप कॉल हुआ, साइन अप पे जाएगा ये, 3 सेकंड तक हमने ऐसी एक हार्ड कोडेड एक लॉजिक बना दी कि डेटाबेस में चेकिंग हो रही है, उसने चेक किया ईमेल पासवर्ड वैलिडेटेड है, तो इसने कॉल कर दिया एक कॉल बैक का पैरामीटर। कॉल बैक का पैरामीटर, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला फंक्शन, थर्ड पैरामीटर यही है ना, तो ये हमें ले जाएगा गूगल पे। सही है जी, चला के देखते हैं इसको कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। 3 सेकंड बाद इसको गूगल पे ले जाना चाहिए, ये हमें गूगल पे सक्सेसफुली रीडायरेक्ट कर गया, इसका मतलब यूजर वाज वैलिड। सब ये बैक का ऑप्शन नहीं देगा क्या? चलें इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं। रीडायरेक्ट पे नहीं ले जाते हैं, काम करते हैं कंसोल करा देते हैं, हम समझ जाएंगे कि ये रीडायरेक्ट हुआ है। कंसोल डॉट लॉग रीडायरेक्टेड टू टाइमलाइन। सही है, वरना बार बार हमें ये पेज इस तरह ओपन करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट हो रहा है,
गलत वैल्यू तो भी होगी नहीं ना, हमने तो हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है, तो गलत कैसे होगी? गलत तो तब होगी जब हम यूजर से टाइप करवाएंगे, हमने तो खुद ही लिख दिया भाई यही हमारा ईमेल है और यही हमारा पासवर्ड है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है? सबके पास समझ में आ गई है? ये वाला जो कॉल बैक है, ये कॉल बैक एसिंक्रोनसली कॉल हो रहा है, सिंक्रोनसली तो नहीं चल रहा ना। सब सिंक्रोनसली तो ये वाला साइन अप चल रहा है। ठीक है, अगर मैं कंसोल यहाँ पे लगा दूं, कंसोल डॉट लॉग 1, कंसोल डॉट लॉग 2, कंसोल डॉट लॉग 3। अब सिंक्रोनस क्या क्या चल रहा है? लाइन नंबर 54 सिंक्रोनसली चलेगी, सबसे पहले 1 आ जाएगा आपके पास, 1 आ गया। उसके बाद लाइन नंबर 3 चली, जैसी लाइन नंबर 3 चली तो कंसोल पे आ जाएगा, लाइन नंबर 3 नहीं सॉरी, लाइन नंबर 65 और कंसोल है 3। उसके बाद लास्ट जो आपका सिंक्रोनस कोड है वो है लाइन नंबर 75 पे 2। ये वाला फंक्शन भी है, ये फंक्शन चलेगा इस 3 के बाद, इस जगह पे साइन अप कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर जो हमने फंक्शन कॉल किया गया, ये तो हमने सिंक्रोनसली नहीं चलाया ना, ये तो एसिंक्रोनसली चल रहा है, 3 सेकंड के बाद चलेगा, या हमारे केस में डेटाबेस से जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद चल रहा है। ये चीज हमने कही है कि बाद में चलाएं। ये चला के क्या देखे, अभी तो देखा चला के रिडायरेक्शन हो तो रही थी गूगल पे, ये अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये सही चल रहा है, 1 3 और आखिर में 2, 1 3 एंड 2 और आखिर में 3 सेकंड के बाद प्रोसेस हो रहा है। समझना, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कॉल बैक है। सही है, कॉल बैक पुराना तरीका जो जावास्क्रिप्ट का था वो ये था कि हम पैरामीटर्स के तरीके से एक फंक्शन पास कर देते थे, उसको हम बाद में अपनी जब भी जरूरत होगी उसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये पुराना तरीका है सिंक्रोनस फंक्शन चलाने का। जिस जगह डिले लगा हुआ है वो एसिंक चलेगा। मैं सर आपका सवाल नहीं समझा। फिलहाल एसिंक के आप 2 3 तरीके जो प्रोमिनेंट है वो समझ लें क्या क्या है। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, या फिर आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, यानी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। ये 3 बेसिक जो है आपने ध्यान में रखें कि एसिंक्रोनस ये 3 है। ठीक है, और अगर होंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक 3 है ये। सही है, तो सेट टाइम आउट के अंदर जो भी है वो एसिंक्रोनस है, यूँ समझ लें। तो ये जो है सबसे आखिर में चलेगी ये वाली चीज़। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये तो मैंने एक फंक्शन था यहाँ पे बड़ा आराम से लिख दिया। मिसाल के तौर पे ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। किसी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये लॉजिक समझ नहीं आई कि यहाँ पे हो क्या रहा है? नहीं समझ आई तो पूछ ले, मैं समझा दूंगा भाई। सबके समझ में आ गई है? ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। ओरिजिनल कोड अपनी जगह पे सेव है। यहाँ पे आते हैं, ये वाला फंक्शन में बजाय ऐसे बनाने के, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे पैरामीटर के तौर पे पास कर देता हूँ। सही है जी, जैसा हमने सेट टाइम आउट में फंक्शन पास किया ना, ऐसे पास कर दिया। ये हो गया हमारा थर्ड पैरामीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक और पैरामीटर अगर मुझे पास करना पड़ जाए मिसाल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया फोर्थ पैरामीटर। कंसोल कराता हूँ। ठीक है, और फोर्थ पैरामीटर यहाँ पे हम पास कर देते हैं, सेकेंड कॉल बैक, और इसको हम इसके बाद कॉल कराते हैं। चला के देखते हैं ये भी सही चलेगा। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं चला के। ठीक है जी, इट डिड कॉल, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, इट डिड कॉल। अच्छा जी, खराबी कहाँ पे पैदा हो रही है अब? कोई आप में से कोई गेस करके मुझे बताए खराबी कहाँ पैदा हो रही है। चले मैं एक और काम करता हूँ, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं समझने के लिए। मैं रिवर्ट किया, एक केस बैक किया मैंने। ठीक है,
ये हमारा पिछला कोड है, फंक्शन से मैंने जस्ट थर्ड पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पैरामीटर है जो कॉल बैक के नाम से, ठीक है जी, इसको भी हटा देते हैं। ये वाला जो स्ट्रिंग है ये हमें एक फंक्शन से रिटर्न होगा, कैलकुलेट होगा, सही है। ऑड है या इवन है, वो एक फंक्शन होगा, वो कॉल करेगा, रिटर्न करेगा, सही है जी। स्टूडेंट इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आधे से आधा लेक्चर तो मिस हो गया होगा उनका। चलें खैर, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं बना रहा हूँ। फंक्शन मैं सोच रहा हूँ उसको किस तरह बनाऊँ। अगर मैं यहाँ से इसको पास करता हूँ फंक्शन, ठीक है, और रिटर्न करेगा ये वेलकम हेलो, जस्ट ये रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करता ये फंक्शन। ये फोर्थ पैरामीटर है, ठीक है। सेकंड कॉल बैक, सही है भाई। ये थर्ड पैरामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको अगर मैं लाइन ब्रेक कर दूं समझाने के लिए, पहला पैरामीटर ईमेल हो गया, ईमेल। दूसरा पैरामीटर पासवर्ड हो गया, पास। थर्ड पैरामीटर पे मैंने फंक्शन पास किया है तो वो बन जाएगा कॉल बैक। लास्ट पैरामीटर उसके बाद जो पास किया है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा है, वो बन जाएगा सेकंड कॉल बैक, ठीक है। ये जो थर्ड वाला कॉल बैक है इसमें एक पैरामीटर रिसीव होगा सीवी के नाम से, और उस सीवी को मैं कंसोल करवाऊंगा। हम्म, हम्म, ठीक है जी। अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है मुझे पता है, ठीक है, बट कोई मसला नहीं है, ये हमारे काम का हिस्सा है। मैं एक दफा इसको समझा रहा हूँ अब कि हो क्या रहा है। मैं एक्स्ट्रा कंसोल सारे हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ये साइन अप चलेगा, सेट टाइम आउट पे चला जाएगा। सेट टाइम आउट पे 3 सेकंड के बाद एक कॉल बैक चलेगा। कॉल बैक जब चलेगा तो उसमें जो सेकंड फंक्शन है ये पैरामीटर के तौर पे जा रहा है, कॉल नहीं हो रहा है इस जगह पे। जब ये सेकंड पैरामीटर कॉल बैक के तौर पे जाएगा तो इस ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये मिलेगा सीबी के नाम से। सीबी को मैंने कंसोल के अंदर कॉल किया है तो ये रिटर्न कर रहा होगा वेलकम हैदर। ये वाला स्ट्रिंग जब रिटर्न होगा इस सीबी की जगह तो कंसोल पे ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। चला के पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कोई एरर ना आए, कोई एरर ना आए, कोई एरर ना आए। सही चल गया हमारा कोड, मुबारक हो गया, ठीक है जी, वेलकम हैदर लिखा हुआ आ गया। अब आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि कॉल बैक का तरीका कितना कॉम्प्लेक्स। दो अभी हमने जस्ट कॉल बैक पास किए, पहला कॉल बैक, दूसरा कॉल बैक, और उसी में जो है ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब अगर हमें तीसरा कॉल बैक भी पास करना हो तो फिर क्या करेंगे आप? समझ रहे होंगे आप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स है ना इनको हैंडल करना हो जाता है अजाब। इन ब्रैकेट्स को कॉल बैक के जो है इनको मैनेज करना हो जाता है अजाब। एक कॉल बैक तक तो ठीक है, बट जब ये एक कॉल बैक से ज्यादा होते हैं ना तो इनके ब्रैकेट ही मिस हो जाते हैं, और फिर आपका कोड है ना सर पे दर्द हो जाएगा आपको मैनेज करने में। मैंने इसको समझाने के लिए किया है जस्ट अभी, समझने के लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट तो हो सकती है ना कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक हो जो हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। तो ये समझ, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है कि एक एसिंक्रोनस कॉल ना हो बल्कि दो हो, या तीन हो, या पांच हो, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका जो कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक चल रहा है ना, लूपिंग चल रही है, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, ये करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट, ब्रैकेट्स की कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन सा फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है इसकी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लाइक अभी आप में से बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये सीवी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, ठीक है। सीवी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा अभी, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये है क्या, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये कहलाते हैं जावास्क्रिप्ट के टर्म में कॉल बैक हेल्प, सही है। ये कहलाते हैं कॉल बैक हेल्प। आपने जैसी थोड़ी सी लूपिंग करी कॉल बैक में वहीं आपका कोड जो है आप ही को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसका नाम है कॉल बैक हेल्प। ये कॉल बैक का हेल बन रहा है, एक ब्रैकेट बन रहा है इस तरीके के जिसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है, सर में दर्द हो जाएगा, कोडिंग करने में परेशानी है, ठीक है। ये एक ऑब्सोलेट तरीका है, पुराना तरीका है, अब ये नया तरीका नहीं है, ठीक है।
नया तरीका जो है वो अभी हम यूज करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, इस नया तरीका अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉल बैक बिल्कुल यूज नहीं होते, ठीक है। कॉल बैक की जरूरत बहरहाल अपनी जगह है, आप यूज करते हैं, जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं इस कोड को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है जिसके 4 पैरामीटर है, ईमेल, पासवर्ड, कॉल बैक और एक सेकंड कॉल बैक, ठीक है। उसको जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो पहले पैरामीटर में मैंने ईमेल पास करी, दूसरे पैरामीटर में मैंने पासवर्ड एक स्ट्रिंग पास किया, तीसरे और चौथे पैरामीटर में, ये तीसरा पैरामीटर है, में मैंने एक फंक्शन पास किया, कॉमा दिया, और चौथे पैरामीटर में अगेन एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। कॉल बैक की वैल्यू क्या है, ये वाला फंक्शन। सेकंड कॉल बैक की वैल्यू क्या है, एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जब पहला कॉल बैक पास किया तो इसको पैरामीटर में दूसरा कॉल बैक पास कर दिया, ठीक है, जो कि इसके इस फंक्शन के अंदर सीवी के नाम से मिल रहा है, यानी ये जो सेकंड कॉल बैक है ये सीवी के नाम से मिल रहा है। सेकंड फंक्शन है क्या, वो ये, ठीक है। अब जब मैंने सीवी को कॉल किया तो ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। पॉइंटर की तरह ये काम नहीं कर रहा है, ये पॉइंटर नहीं है ये, ठीक है। ना ही हम उस बिल्कुल उस तरह की वो बात ही नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। हम राइट नाउ जस्ट ये बात कर रहे हैं कि एसिंक्रोनस काम करवाने के लिए हम कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 122 में मैंने इस सीवी के अंदर ये ब्रैकेट क्यों लगाया, मैं इसको हटा देता हूँ, एक ब्रैकेट रहने देता हूँ। ये सीवी है क्या, देखो, ये सीवी है क्या, पहले तो इसको समझो ना आप। ये सीवी एक पैरामीटर में कुछ भी पास हो सकता है। ये वाला फंक्शन कहाँ कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल बैक में। पैरामीटर में हमने क्या पास किया सीवी में, सेकंड कॉल बैक। सेकंड कॉल बैक क्या है इटसेल्फ, वो एक फंक्शन है, इसलिए मुझे इसको कॉल करना पड़ा है। फंक्शन को कॉल होता है ना, ठीक है। अच्छा, आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या तरीका है, बजाय ये कि प्रॉब्लम क्या आई हमें, हमें ये प्रॉब्लम आई कि हमें ब्रैकेट्स हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, एक के अंदर दूसरे फंक्शंस को कॉल करके मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप चेन सिस्टम में यूज करें, आप चीजों को चेन बना लें। मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन कॉल किया, साइन अप, साइन अप, ठीक है। जब साइन अप चल जाए तो आप उससे कहें कि भाई जब साइन अप चल चुका हो तब एक काम करना, जब वो भी हो जाए तो दूसरा काम करना, जब वो भी हो जाए तो तीसरा काम करना, देन इस तरीके से काम करते हैं आप, ठीक है। यानी पहले आपने साइन अप किया, फिर आपने दूसरा काम किया, फिर आपने तीसरा काम किया, एंड सो ऑन, ठीक है। ये देन है, इसको कहते हैं प्रॉमिस। जिस तरह हम ये मतलब नॉर्मल लाइफ में प्रोमिस करते हैं ना, प्रोमिस क्या होते हैं, आई विल डू समथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी केस हो सकता है, मिसाल के तौर पे सैलरी आएगी तो भाई डिनर पे लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे बर्थडे आएगी तो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, सही है, कुछ भी हो सकता है, आई विल डू समथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। और वो एक केस पे डिपेंडेंट है, वो केस होगा तो ही करूंगा, बर्थडे आएगी तो ही गिफ्ट करूंगा, उससे पहले नहीं आना भाई मेरे पास, सही है। तो अब ये जो प्रॉमिस है ना, ये जावास्क्रिप्ट में पहले होते नहीं थे, बिल्टन नहीं होते थे। आपको जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस और यूज करने के लिए और इस कॉल बैक हेल से बचने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज करने पड़ते थे, ठीक है। बट नाउ अब वो टूल जावास्क्रिप्ट में मतलब आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आप प्रोमिसेस बिल्टन है, ठीक है जी। अगर आप इस तरीके से चेनिंग प्रोसेस बना के काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपके लिए प्रोमिसेस अब जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। अच्छा, अब हम पहले हम अपना प्रॉमिस बनाएंगे, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अपना प्रॉमिस कोई बना के यूज करें, या फिर कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास प्रोमिस पहले से हों। जैसे फायरबेस हम यूज कर रहे थे तो उसमें हमें फायरबेस हमें पहले खुद ही उनके प्रोमिस होते हैं, हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो पहले हम अपना प्रॉमिस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फायरबेस वाला भी यूज करके चेक करेंगे। प्रॉमिस बनाने का सिंटैक्स है न्यू
प्रॉमिस, ठीक है जी, प्रॉमिस का पी कैपिटल है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा जो कि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है, ठीक है। जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है ECMAScript 6 है उसमें बिल्ट इन है, पुरानी जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता था, ठीक है। जैसे आपने न्यू प्रॉमिस किया, आपको ये एक प्रॉमिस बनाएगा। अब इस प्रॉमिस के अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन पास करना है। मैं बना रहा हूं यहाँ पे फंक्शन, एक ही कॉल बैक फंक्शन है बस, ठीक है। जिस तरह आपने ऊपर किया था वो चीज नहीं, मैंने आपको बताया जो लेटेस्ट तरीका है उसमें भी कॉल बैक आपको रियल लाइफ में यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल बैक हेल्प बहुत हद तक अवॉइड हो जाता है। इस फंक्शन के दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट। इसका नाम आप ए और बी भी रख सकते हैं, लाइक ए और बी, ठीक है। लेकिन समझने के लिए मैंने इसका नाम वही रख दिया जो ये काम करते हैं। शहजादे नहीं, जरूरी नहीं है। फंक्शन विच इज पास्ड इन अ पैरामीटर दैट इज अ कॉल बैक, ठीक है। हमने इस फंक्शन को पैरामीटर में पास किया है ना, तो जो फंक्शन हम पैरामीटर में पास करते हैं वो कहलाते हैं कॉल बैक, ठीक है जी। अब इस फंक्शन में हमें दो पैरामीटर मिलने हैं, कहां से मिलने हैं, इस न्यू प्रॉमिस की मदद से। वो कंस्ट्रक्टर अपने आप में क्या करता है हमें नहीं पता, हमें ना ही डिटेल में जाने की जरूरत है, हम जस्ट यूज कर लेंगे। मैं दोबारा से अगर रिपीट करूं, न्यू प्रॉमिस पी कैपिटल, कॉल किया कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, पैरामीटर में एक फंक्शन पास करूंगा मैं, ठीक है। ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने बनाया है इसके दो पैरामीटर होंगे, पहला होगा रिजॉल्व, दूसरा होगा रिजेक्ट, ठीक है जी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रेलेवेंट नाम रखा है, जो काम ये करते हैं वही नाम रखा है, ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों क्या है, ये पैरामीटर की टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रिंग या नंबर नहीं है, ये इटसेल्फ फंक्शन, ठीक है। ये इटसेल्फ फंक्शन है, अभी हम चला के देखेंगे कैसे चल रहे हैं, सही है जी। अच्छा जी, रिजॉल्व क्या करेगा, रिजॉल्व का मतलब है आप जो एसिंक्रोनस काम करवाना चाह रहे हैं वो सक्सेस हो गया है। रिजेक्ट क्या करेगा, रिजेक्ट का मतलब है आप जो काम करवाना चाह रहे हैं वो फेल हो गया है, नहीं चला हुआ, ठीक है जी। इसको मैं एक वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, वार फर्स्ट एसिंक नाम रख देता हूँ मैं इसका, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक सेट टाइम आउट कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन ये सेट टाइम आउट का कॉल बैक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, ये हम यूज करते हुए आ रहे हैं, वही यूज किया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कि 3 सेकंड के बाद आप जो है इसको कर दें रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व में आपने एक स्ट्रिंग पास किया, बल्कि पहले आप रिजॉल्व जस्ट चला दें, ठीक है, बाकी काम बाद में करेंगे। ये बनाया आपने अपना पहला प्रॉमिस। इसको चलाने का क्या तरीका होगा, मैंने इसको चलाया, जब ये चल चुका हो, यानी रिजॉल्व चल जाए, सक्सेस हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप जो काम करवाना चाह रहे हैं वो आप करवाएंगे देन में, ठीक है जी। देन में अगेन आप एक कॉल बैक पास करते हैं। आपने कहा मिसाल के तौर पर हेलो, सॉरी गलत, कंसोल करा देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट प्रॉमिस वर्क फाइन, ठीक है। हमने कहा एक फंक्शन चलाओ, जब उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए, उसका जो एसिंक्रोनस जो भी काम है हमने दिया वो सक्सेस हो जाए, उसमें से रिजॉल्व आ जाए तो ये चला दो, ठीक है। तब देन चलाओ, एक यही हमने करना था ना, कि एक काम खत्म हो जाए तब दूसरा करना है। हमने यहाँ पे यही किया कि पहला काम जो यहाँ पे किया हुआ है जब वो खत्म हो जाए उसके बाद हमने इसको रिजॉल्व किया तो देन चलेगा, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे भी एक कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड सेट टाइम आउट, ठीक है जी। सवाल आया है प्रॉमिस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भाई, प्रॉमिस की जगह आपने प्रॉमिस ही लिखना है। इस वाले प्रॉमिस, ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप कुछ और लिख दें, लेकिन ये जो हमने कैपिटल में प्रॉमिस लिखना है ये ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आप कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अब मैं इसको चला रहा हूँ। ज़हरा, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ मुझे, मैंने अभी सिर्फ रिजॉल्व यूज किया है, रिजेक्ट यूज नहीं किया है। रिजेक्ट भी अभी थोड़ी देर में यूज करूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी जस्ट रिजॉल्व यूज किया। 3 सेकंड बाद देखते हैं चलता है नहीं चलता।
दोनों चल गए। पहले चला हमारे पास इनसाइड इनसाइड सेट टाइम आउट, और उसके बाद जब रिजॉल्व चला है तो हमारा देन चला है। मैंने ये कंसोल इसलिए लगाया था ताकि आप ये देख सकें कि देन तभी चल रहा है जब ये रिजॉल्व हो रहा है, उससे पहले नहीं चल रहा। ठीक है, अब हमें फायदा ये हो गया कि हमें देन के साथ हम काम करवा सकते हैं। अगर हमें एक और कॉल बैक काम करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, जब ये चल चुका हम एक और देन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अभी वो डीपली हम उस तरफ नहीं जा रहे, वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको एक बेसिक प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसको आप जल्दी से चलाएं अपने पास। ठीक है, पूरी क्लास सब चलाएं इस प्रॉमिस को। 5-6 लाइनों का कोड है ये, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैं दोबारा एक दफा समझा देता हूँ। प्रॉमिस बनाने का तरीका है, न्यू प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसको पैरामीटर में हमने एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन में रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर पास किए। ठीक है, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखा है। वेरिएबल जब मैंने चलाया तो उसके देन में मैंने एक कॉल बैक पास किया है। जब ये सक्सेसफुली चल चुका हो, रिजॉल्व हो चुका हो, उसके बाद ये देन चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, यानी आपने प्रॉमिस किया है कि जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपने ये काम करवाना। सही है जी, चलाएं जल्दी से इसको, सब पूरी क्लास। जारा का नहीं, वरा का एक सवाल आया है कि ये देन हम प्रॉमिस के अलावा किसी के साथ यूज कर सकते हैं क्या। इसका जवाब है नो, ये देन आपको मिलता ही प्रॉमिस से। अब होता क्या है, आप किसी और लाइब्रेरी के या किसी मॉड्यूल का जब फंक्शन यूज करते हैं ना आप, तो वो फंक्शन जिसने बनाया है, जो डेवलपर है, उसने ये वाला काम उसने किया हुआ होता है, तो आप ज्यादातर जो है सिर्फ ये यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाला जो काम है ये पहले से जो डेवलपर है उसने किया हुआ होगा, आपने सिर्फ ये काम करना होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर फायरबेस की एग्जांपल ले लें, तो फायरबेस में प्रॉमिस किसी और जो फायरबेस के डेवलपर है उन्होंने बनाया होगा, आप सिर्फ देन करके यूज कर रहे होगे। ठीक है, चला लें सब इसको। देन के साथ आपको डॉट लाजमी लगाना है, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये जो चेनिंग हो रही है ये इस डॉट के साथ हो रही है। ठीक है, अच्छा, जारा का सवाल है, अगर फर्स्ट एसिंग देन वाला फंक्शन के बाद लिखें तब भी ऐसे चल काम चलेगा। मैंने इसको ट्राई नहीं किया, करके देख लेते हैं। एरर आ गया, नहीं चलेगा, इसका मतलब देन नहीं मिल रहा इसको। सही है, तो आपको प्रॉमिस जो है पहले ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज करेंगे।
चला के मुझे कंफर्मेशन मैसेज दें। कोई ऐसा है जो अभी कर रहा है, टाइम लग रहा है उसको, या मैं क्लास स्टार्ट करूँ आगे बढ़ूँ? शराब कहाँ यूज करेंगे? जहाँ कहीं पे भी आपको एसिंक्रोनस कॉल बैक बनाने की जरूरत पड़े वहाँ प्रॉमिस बनाएंगे और वहाँ यूज करेंगे आप। ठीक है, कर लें साथ, अनीस आप भी कर लें जो जो कर रहे हैं, और फिर मुझे मैसेज भी कीजिएगा सर हो गया है। अजहर मैं एक दफ़ा भी कर देता हूँ, पहले आप लोग इसको चला लें पहले, फिर मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा जी, सबने कर लिया है होपफुली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जब एसिंक्रोनस डेटाबेस में जाएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं ये डेटाबेस में गया है, वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ वापस लाया है। ठीक है, वापस क्या लाया है? कुछ इन्फॉर्मेशन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि रैंडम नंबर ला रहा है। रैंडम नंबर रैंडम मल्टीप्लाई बाय 6। अज्यूम कर रहे हैं डाइस का में से कोई रैंडम नंबर लेगा, 1 2 6। ठीक है, मैथ डॉट सिंबल फ्लोर सीडी। ठीक है, सही। अब ये जो रैंडम नंबर है ये हमारे दिन में मिले। ठीक है जी, यानी ये सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा रिस्पॉन्स में। ये एक फंक्शन कॉल हुआ एसिंक्रोनस, कुछ प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ये हमें ला कर देगा जो देन में हम यूज करेंगे। ठीक है, शायद एचटीएमएल फाइल में तो कुछ भी नहीं है भाई, ये नहीं एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल में हमने आज कोई काम नहीं किया अभी तक। बेटा आप लोग लेट क्लास ज्वाइन करते हो और फिर स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हो, मैं क्या दिखाऊं उसमें आपको? टाइम पे ज्वाइन किया करें ना सब।
अच्छा जी, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस को हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब रिस्पांस हमें पैरामीटर में जो हम चाह रहे हैं हमें मिले, वो हमें रिजॉल्व में पास करना पड़ेगा। इस जगह पे जो भी हम पैरामीटर में पास करेंगे वो हमें इस पैरामीटर के अंदर मिलेगा। मिसाल के तौर पे मैं रैंडम नंबर यहाँ से पास कर देता हूँ, जो भी रैंडम नंबर हुआ करेगा वो मुझे यहाँ के पहले पैरामीटर के तौर पे मिलेगा। मैं नाम रख देता हूँ मिसाल के तौर पे सक्सेस नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि मुझे एक पैरामीटर में एक सक्सेस का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, उसको कंसोल करवा के देखते हैं कि कोई रैंडम नंबर ही है या कुछ और है। ठीक है, चला के देखते हैं। हमें 4 मिला है। ठीक है, इसका टाइम मैं थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड कर देता हूँ। दोबारा चलाएंगे। हर बार हमें अलग मिल रहा है, लेकिन मिल किस तरह रहा है, पैरामीटर के तौर पे मिल रहा है। और पैरामीटर में जो भी चीज हमें मिल रही है वो पास हम किस तरह कर रहे हैं, रिजॉल्व के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर दूं फॉर एग्जांपल हैदर, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ str फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको भी कंसोल करा लेते हैं, तो देखते हैं कि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई सेकंड पैरामीटर चाहिए तो आप इस तरह पास नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट में पास करेंगे। मिसाल के तौर पर वाट सक्सेस ओबीजे, इसका नाम मैं रख देता हूँ रैंडम नंबर, और वैल्यू भी इसकी रैंडम नंबर ही है, और str और हेडर। ठीक है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं पैरामीटर के तौर पर पास कर देता हूँ। 2 पैरामीटर की बजाय एक ही पैरामीटर पास किया, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के। और यहाँ पे सक्सेस के अंदर मुझे मिल रहा है जो भी मिल रहा है यहाँ पे, और इसको मैं अब यहाँ पे str की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देता हूँ और अब चलाता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन यूज करनी हो वो मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, पहला केस अभी कंप्लीट हुआ है, रिजॉल्व का केस कंप्लीट हुआ है अभी जस्ट। ठीक है, क्या केस है, या तो एक हमने मल्टीपल इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो हम ऑब्जेक्ट बना के पास करेंगे, सिंगल देनी है तो हम सिंगल यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हम रिजॉल्व में पास कर रहे हैं वो हमें पैरामीटर के तौर पे मिल रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए वापस इसको रिवर्ट कर रहा हूँ, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये जस्ट हम एक केस देख रहे थे। मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, हम स्ट्रिंग पे ही जा रहा है। ठीक है, ये हमारा रैंडम नंबर है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये करना है कि अगर ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, इसकी नंबर काउंटिंग बढ़ा लेता हूँ मैं, 100 तक कर लेता हूँ। ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ये अगर ऑड है तो आप इसको एरर कंसीडर करें, और अगर इवन नंबर ही जनरेट हो रहा है तो उसको आप सक्सेस यानी रिजॉल्व कंसीडर करें। ठीक है जी, तो अब ये कैसे होगा, इफ की कंडीशन लगाई मैंने, रिजॉल्व को इफ के अंदर रख दिया। मैंने कहा कि जो रैंडम नंबर है इसका आप मॉड्यूलस निकाल लें 2 से। ठीक है, अगर वो 0 आए, 2 मॉड यानी 2 2 और 4 बचेगा, कुछ नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था जब हम इसको मॉड्यूलस के साइन को पढ़ लेते, उस वक्त इसको हमने किया था कि ऑड और इवन नंबर किस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक किया है कि 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, तो इट्स मीन कि ये इवन नंबर है और इसको जाना चाहिए रिजॉल्व के अंदर। अदरवाइज हम कह रहे हैं कि ये आएगा एरर। एरर देने के लिए हम रिजॉल्व की जगह कॉल करते हैं रिजेक्ट। ये हमने रिजेक्ट कॉल किया। ठीक है, और रिजेक्ट में भी आप कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं। राइट नाउ जस्ट हम सिंपल रिजेक्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या चेंजेस करी हैं अपने एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर, रिपीट कर देता हूँ। इस कंसोल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करो, चेक करो कि वो इवन है तो आप उसको कंसिडर करो कि सक्सेस है, सक्सेस का मतलब देन चल जाए। ठीक है, यानी रिजॉल्व कॉल कर दिया हमने। एल्स में हमने रिजेक्ट कॉल किया है। रिजेक्ट का मतलब है कि वो एरर है। ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ है तो देन तो नहीं चलेगा। चला के देखते हैं। सेव नहीं किया क्या मैंने,
एरर आ गया, किस जगह पे एरर आया है, मैंने, ठीक हो गया, ये एक एरर है, अभी हम इसको देखते हैं, सॉल्व भी करेंगे इसको। रिजेक्ट एरर को गेट करने के जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इस देन के साथ एक और चेन लिखेंगे, वो होगी डॉट कैच। कैच भी बिल्कुल उसी तरह देन की तरह होगी, फंक्शन पास करेंगे आप, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, उसका नाम आप जो चाहे रख लें, मैं इसका नाम रख रहा हूँ एरर, ठीक है, और इसको मैं कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। राइट नाउ एरर में कुछ पास नहीं हुआ है, तो ये हमें मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। एरर में पास कर देता हूँ, इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है जी। रिजेक्ट कॉल हुआ, रिजेक्ट में क्या किया भाई, ऑड नंबर पास हुआ, ऑड नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा, कॉन्केट करा देते हैं इसको, ठीक है। ये जो एरर है रिजेक्ट वाला, ये हमें इस कैच में मिलेगा, ठीक है। रिजॉल्व मिलेगा हमें देन के अंदर, रिजेक्ट मिलेगा हमें कैच के अंदर, कैच फॉर एरर, ठीक है। हमारा एरर गायब हो गया, सबसे पहली चीज एरर आया है सबसे पहले, इट इज एन ऑड नंबर, यानी कैच चला है। इस बार हमारा देन चला है, चेक करने के लिए मैं इस कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट एरर कर रहा हूँ। कंसोल डॉट एरर जो है कंसोल डॉट लॉग का ही एक वेरिएशन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके 3-4 और वेरिएशन है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग का मतलब है कि आपने सिंपल लॉगिंग करी हुई है, और कंसोल डॉट एरर का मतलब है आप एरर दिखाना चाह रहे हैं। चलाते हैं इसको, ये तो सक्सेस है, ये एरर है, ठीक है, हमने यही एरर लिखा है, एरर इज इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है जी। तो हमने एरर जनरेट करना भी देख लिया, रिजेक्ट करवाते हैं और उसमें हम कोई मैसेज पास कर देंगे तो वो हमारा एरर बन जाएगा। इसका नाम आप एबीसी रख लें, आपकी मर्जी है, रेलेवेंट नाम रखने की वजह से मैंने इसका नाम एरर रखा है, ठीक है। कंसोल डॉट एरर करवाया है, लेकिन जरूरी नहीं है आप कंसोल में ये करवाएं, आप उसको डाउन पे कोई मैसेज भी दिखा सकते हैं कि लाइक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या जो भी एक्चुअल एरर है वो आप डाउन पे लिखा हुआ दिखा सकते हैं। अभी हम लर्निंग फेज में, तो मैंने जैसे इसको कंसोल करवा के आपको दिखा दिया, ठीक है। पहले आप इसको चला लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको चलाएं सब अपने पास। अच्छा, सवाल बड़ा जबरदस्त आया है, सवाल आया है देन और कैच में फर्क क्या है। देखिए फर्क ये है कि देन का मतलब है कि आप जो काम करवाना चाह रहे हैं इस जगह पे वो सक्सेसफुल कामयाब हो गया, ठीक है। तो आपने मिसाल के तौर पे साइन अप करवाया है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो साइन अप सक्सेसफुली हो गया, तो अब आप रीडायरेक्ट कर जाओ, वो आप यहाँ लिखोगे लॉजिक कि भाई इस पेज इसको टाइमलाइन पे लिखो, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर उसका ईमेल पासवर्ड ही गलत है तो फिर देन चलाने की जरूरत नहीं है, फिर चलेगा रिजेक्ट यानी कि कैच। कैच में आप उसको डॉम पे दिखा दोगे इधर आपका पासवर्ड या ईमेल दोनों गलत है, ठीक है। देन का मतलब सक्सेस है, कैच का मतलब फेलियर है, एरर है, ठीक है। देन के लिए आप रिजॉल्व कॉल करते हैं और एरर के लिए आप रिजेक्ट कॉल करते हैं, ठीक हो गया।
बच्चे अनीस साइड बार मैंने इसलिए खोला हुआ है कि उस साइड पे मैंने और मेन्यूज वगैरह खोले हुए हैं जूम के, इसलिए खोला हुआ है वो। अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो कोड मुझे नजर नहीं आएगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से? ये देन कब चलता है? देन चलता है जब ये रिजॉल्व कॉल हो रहा है। ठीक है, जब ये रिजॉल्व कॉल हो रहा है तो हमने जो पैरामीटर में पास किया होगा वो इस सक्सेस की वैल्यू बनेगी। इस प्रॉमिस में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि क्लैरिफाई हो जाए आपको। देखिए रिजेक्ट कैसे चल रहा है, रिजॉल्व कैसे चल रहा है। रिजॉल्व का मतलब सक्सेस या देन चल जाए, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब है एरर या क्या चल जाए। ठीक है, हाँ कर ले शहजाद, कर लें आप। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें। देखिए अगर आप प्रॉमिस बना रहे हैं तो एरर आपको कैच में शो कराना चाहिए, ठीक है, हमेशा। सात हंसने प्रॉमिस एक बार फिर से समझा दूं क्या मतलब है भाई? इतनी देर से पिछले 1.5 घंटे से हम क्या पढ़ रहे हैं? चले मैं एक ओवरव्यू क्विकली दे देता हूँ। पहले सब इसको लिख लें, फिर हम एक और छोटा सा एक प्रॉमिस बना लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन फिर उसके बाद हमने फायरबेस पढ़नी थी आज। जी बिल्कुल, बिल्कुल वरा इसी तरह का कुछ काम किया हुआ है। ये तो जस्ट मैंने एक डमी कोड लिखा है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपका यही कोड हो, ठीक है। हो सकता है आपका एक लाइन का कोड हो जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा और वापस कुछ ला के दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने सर्वर पे भेजी ईमेल पासवर्ड, उसने चेक किया, उसने आपको भेज दिया अनऑथराइज्ड। जस्ट आपने इफ एल्स की कंडीशन में ये चेक किया कि जो रिस्पॉन्स आया है वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। अगर ऑथराइज्ड है तो रिजॉल्व चला दिया, देन चल जाएगा। अगर अनऑथराइज है तो रिजेक्ट चला दिया, क्या चल जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग चला तो लो बच्चों, सब लिख तो लो, फिर मैं समझा भी देता हूँ। आज माशाल्लाह हमारी क्लास में 25 स्टूडेंट है। बहुत दिनों बाद 25 हुए। वैसे आज की क्लास थी भी इम्पोर्टेंट, अच्छी बात है, आप सब हैं। एक कम हो गए।
24 हो गए। यार जो रमजान से पहले 40 प्लस होते थे ना, वो ऑब्वियसली वो ड्रॉप कर गए हैं, चले गए हैं वो। कुछ भी रीजन हो सकता है उनका। प्रॉमिस लाइन वाइज तो नहीं चल रहा। अगर आप प्रॉमिस लाइन वाइज किस तरह चल रहा है, पहले आप इसमें जो काम करवा रहे हैं वो हो जाता है, उसके बाद 10 चलता है। अगर मैं यहाँ पे कोई कंसोल करा दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंसोल कराया मैंने, कंसोल डॉट लॉग 1, और दूसरा मैंने कराया यहाँ पे, और यहाँ मैंने लिखा 2। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा तो अब मैं इसके बाद डॉट नहीं लगा सकता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, तो डॉट करके कैच नहीं लगा सकता। डॉट कैच या डॉट देन लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये प्रॉमिस खत्म हो गया, अब कुछ और बात हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, पहले ये चलेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस है तो ये जो मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट की स्पेशल मेमोरी में सेव हो जाएगा, वहाँ जा चला गया ये। ठीक है, ये नहीं चलेगा अभी, फिर ये चलेगा। जब ये भी चल जाएगा उसके बाद चेक करेगा कि कुछ पड़ा हुआ है आपके पास एसिंक्रोनस, तो एसिंक्रोनस ये प्रॉमिस पड़ा हुआ होगा, फिर चलेगा ये। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। कंसोल ही नहीं है, सेव नहीं हुआ आई थिंक। 1 2 चल गया, उसके बाद आखिर में देन या कैच चला है। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिस होते हैं ना, ये एसिंक्रोनस ही होते हैं। एसिंक्रोनस काम करने के लिए आप प्रॉमिस बनाते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल शहजाद, बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि करते हैं आप इसको यूज़। ठीक है, राइट नाउ हम नहीं कर रहे, अभी तो हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, शहजाद का सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, सुन लीजिए आप। सवाल ने क्या, सवाल इन्होंने ये किया है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक दफ़ा देन ये चला, फिर एक दफ़ा दोबारा देन करके चलाया, फिर तीसरी दफ़ा देन करके चलाया, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका जवाब है यस। इसी के लिए तो हमने प्रोमिस बनाए थे ना, कि हमें कॉल बैक से बचना पड़ जाए, हम एक जस्ट देन लगाते जाएं, उस पर काम करते जाएं, जब ये चल जाए तो ये चला दो, ये भी चल जाए तो फिर ये चला दो। इसी के लिए तो हमने देन बनाए थे। ठीक है, राइट नाउ अभी हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ रहे, अभी हमारा जो बेसिक यूज़ केस है जो हमने फायरबेस में यूज़ करना, उसके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये सबने चला लिया है। अच्छा जी, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अच्छा, मैं आप लोगों ने कहा था एक दफ़ा मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ, पहले कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर अब आगे बढ़ूँ। ठीक हो गया, आगे बढ़ना। देखिए, प्रॉमिस बनाने का एक तरीका दोबारा से देख लीजिए। वार साइन अप, ठीक है, न्यू कीवर्ड लिखेंगे आप, प्रॉमिस कॉल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर वाली क्लास भी नहीं ली तो फिर यूट्यूब पे वीडियो एक दफ़ा देख लेना भाई। आपने न्यू प्रॉमिस कॉल किया है, इसका कंस्ट्रक्टर का किसने बनाया? हमने तो बनाया नहीं है। इसका फंक्शन कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली जिन्होंने जावास्क्रिप्ट डेवलप की है लेटेस्ट वर्जन, उन्होंने बनाया होगा। ठीक है, हमने तो नहीं बनाया, उन्होंने यकीनन बनाया होगा ये। ठीक है, तो हमने उसको कॉल कर लिया है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये पैरामीटर में लेता है दो चीजें, सॉरी एक फंक्शन पैरामीटर में लेता है एक चीज, फंक्शन लेता है। ठीक है, तो हमने उस फंक्शन को पास किया, एक फंक्शन हमने पास कर दिया। अब ये जो फंक्शन कॉलबैक का हमने पास किया है, ये इटसेल्फ पैरामीटर में दो चीजें लेता है, पहली होती है रिजॉल्व, दूसरी होती है रिजेक्ट। सही है, मैं इसका नाम रख देता हूँ एबीसी, इसका नाम रख देता हूँ एक्स वाई जी।
ठीक है, काम दोनों का एक है। पहला वाला जो है सक्सेस के लिए यूज होगा, दूसरा वाला एरर के लिए या कैच के लिए यूज होगा। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि आप चेक करो, इफ चेक करो मिसाल के तौर पर एक रैंडम नंबर बना लेते हैं जिस तरह हमने ऊपर बनाया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बस इस बार सेट टाइम आउट के बाहर रख रहा हूँ, मैं सेट टाइम आउट यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैंने क्या क्या है, मैंने एक रैंडम नंबर बनाया है। मैंने कहा अगर वो इवन है तो आप रिजॉल्व की जगह मुझे एबीसी लिखना पड़ेगा, और अगर इवन नहीं है तो एक्स वाई जी चला दो। ठीक है। न्यू प्रॉमिस बनाया है, प्रॉमिस में एक फंक्शन पास किया है, फंक्शन में दो पैरामीटर होंगे, पहला सक्सेस होगा, दूसरा एरर होगा। ठीक है जी। भाई मेरा मूड कहाँ से आ गया भाई, मेरा मूड तुमने जज कर लिया सैयद साद ने। अच्छा जी, अब इसको यूज करने का क्या तरीका है, यूज कैसे करेंगे हम, जो वेरिएबल जिसमें हमने प्रॉमिस रखवाया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम देन बनाएंगे। ठीक है, देन एक फंक्शन होगा जो पैरामीटर में एक फंक्शन लेगा। ठीक है। कोड को खूबसूरत बनाने के लिए देन को मैंने नेक्स्ट लाइन में ले आया, और इसको मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है। अगेन, अब क्योंकि एरर भी इसमें कॉल हुआ है, तो एरर के लिए मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, बल्कि कैच करवा दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि अब प्रॉमिस खत्म हो गया है। सही है जी। यहाँ पे मैंने कहा सक्सेस। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा एरर। ये पैरामीटर्स के जिस नाम है, आप कुछ और रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ठीक है। कंसोल करवाते हैं दोनों को, कंसोल डॉट लॉग सक्सेस, सॉरी सक्सेस, कंसोल डॉट एरर। इसमें मैंने जो एरर का पैरामीटर है वो पास कर दिया। ठीक है। और एंड दैट्स इट, और तो कुछ नहीं रह गया। सही है। चलाते हैं, दोबारा चलाते हैं। इट्स एन ऑड नंबर, इट्स एन ऑड नंबर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ चेक करते हैं। मैंने ये जो फंक्शन बनाया है ना, इसको मैंने किसी सेट टाइम आउट वगैरह में नहीं रखा है। चाहिए, अब देखते हैं कि क्या किस किस सीक्वेंस में चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग वन, कंसोल डॉट लॉग टू। सही है। अब चेक करते हैं क्या हो रहा है। अभी भी प्रॉमिस आखिर में ही चल रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि प्रॉमिस इटसेल्फ एक एसिंक्रोनस कॉल ही है। सही है जी। यानी कि जब ये हो जाएगा, उसके बाद ही जो है ये वाली चीज चलेगी, चलनी है। ठीक है, सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन चल चुके होंगे, उसके बाद ये चलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। भले आपने अंदर प्रॉमिस के अंदर सेट टाइम आउट लगाया या नहीं लगाया, प्रॉमिस इटसेल्फ एसिंक्रोनस कॉल है। ठीक है। इसका नाम मैं सही कर लेता हूँ, एबीसी ऑब्वियसली सही नाम नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ रिजॉल्व, और इसको कर देता हूँ रिजेक्ट, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गई है आपको प्रॉमिस, प्रॉमिस में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ठीक हो गया, मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं फायरबेस की तरफ दोबारा। कोड आपका सिंक ए सिंक के नाम से फोल्डर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं। फायरबेस ओपन कर लूँ मैं, फायरबेस हम अब देखते हैं दोबारा। फायरबेस लर्निंग, ये हमारी फायरबेस लर्निंग थी, और फायरबेस का वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी। फायरबेस में आपको मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। इसको अब मैं बंद कर रहा हूँ। फायरबेस में मैंने आपको कहा था, जब भी आप वर्किंग करेंगे दो चीज़ें आपके पास खुली भी होनी चाहिए। नंबर वन, आप फायरबेस को लॉगिन करने के बाद डॉक्स ओपन करके रखेंगे, और नंबर टू, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कंसोल ओपन करके रखेंगे। ठीक है। तो मेरे पास फायरबेस लोड नहीं हो रही है, इसको लोड होने देते हैं। कंसोल पे आते हैं। क्या नाम रखा था मैंने, आई एम नॉट श्योर। प्रोजेक्ट का नाम था
टेस्टिंग नाम था प्रोजेक्ट का। टेस्टिंग में आ जाते हैं और सेकंड ये आ गया मेरे प्रोजेक्ट का कंसोल। और इसके अलावा मैंने आपको कहा था डॉक्स ओपन करके रखनी है आपने, ठीक है। इन दोनों का आपने ओपन करके रखना है। मुझे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़ुबानी याद नहीं है, ठीक है, बेसिक वाले याद हैं, ठीक है। तो आपको इन डॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई मतलब ताज्जुब की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा कंसोल है। मैं अगर क्विक रिव्यू आपको दूं किस तरीके से आप काम करते हैं, डॉक पे आए आप, गेट स्टार्टेड पे आए। गेट स्टार्टेड पे आने के बाद आप अपना प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे वेब वाला ही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर गलती से कुछ और सेलेक्ट है तो वेब पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आपको बता रहा है कि पहले आप फायरबेस लॉगिन करें, देन आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, प्रोजेक्ट ऐड प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ से बनता है, ठीक है। कुछ इसको आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, नाम वाम देंगे तो ये बना देगा, ठीक है। हमारे पास बना हुआ है तो हम नहीं बना रहे। बनाने के बाद आप अपने आपके पास जब ये कंसोल ओपन हो जाए, जहाँ से आप जाएंगे इस वाले इस जगह पे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। पहली दफ़ा जब आप जाएंगे तो आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बल्कि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ये 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। ये है iOS के लिए, आईफोन के लिए, ये एंड्रॉइड के लिए है, ये वाला गेम डेवलपमेंट या यूनिटी के लिए है। आपको इसको सेलेक्ट करना है, ये वेब के लिए। जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे ये आपसे नाम वाम पूछेगा, नाम लिखने के बाद जब आप रजिस्टर करेंगे ये आपको इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। आप पूरे ही कॉपी कर लें अगर नहीं लगाया हुआ आपने। मेरे पास ये 2 चीज़ें पहले से लगी हुई थी तो मैंने जस्ट ये कोड ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। ये करता क्या है, अगर हम दोबारा से एक क्विक रिव्यू देख लें यहाँ पे क्या कर रहा है ये। सबसे पहले ये कर रहा है फायरबेस मंगवाई इसने लाइब्रेरी, फायरबेस एनालिटिक्स की लाइब्रेरी मंगाई। अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे इसको हटा सकते हैं, हम यूज नहीं कर रहे अभी, ठीक है। हमें फायरबेस से ऑथेंटिकेशन यूज करनी है और फायरबेस का डेटाबेस या फायर स्टोर यूज करना है, ठीक है। तो हमने ये दोनों लाइब्रेरीज मंगवा ली हैं। अगर हम कोई और प्रोडक्ट या कोई और लाइब्रेरी यूज करना चाहेंगे तो हमें उसको भी यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट हैं फायरबेस के। अगर मैं स्टोरेज यूज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टोरेज का भी लिंक कराना पड़ेगा। जब वो हम वो करेंगे तो हम देखेंगे कैसे कराना है, ठीक है। अभी तो जस्ट हम यही दोनों यूज करने वाले हैं। उसके बाद आखिर में मैंने फायरबेस इनिशियलाइज करवाई है और उसमें एक ऑब्जेक्ट पास किया है, ठीक है। ये इसका ये जो कीज हैं ये आपको कहाँ से मिल रही हैं, ये आपको अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर मिल रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके डेटाबेस के साथ या आपके इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर, ठीक है जी। उसके बाद हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं। हमने कहा कि हमने ऑथेंटिकेशन करवानी है, अभी ऑथेंटिकेशन में आ जाओ। उसके बाद वेब पे आ जाओ। वेब पे हमने कहा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करवानी है। ऑथेंटिकेशन के क्या क्या तरीके हैं, हम यहाँ पे आते हैं, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। हमें पता लग रहा है कि ऑथेंटिकेशन के साइन इन मेथड यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल है, इतने सारे तरीकों से आप ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो हमें सिर्फ ईमेल पासवर्ड अभी देखना था, तो ईमेल पासवर्ड के लिए हम आ जाते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे जब हम आए, अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन पे वर्किंग करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आप जिस ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज कर रहे हो वो इनेबल्ड हो। मैं ईमेल पासवर्ड को इनेबल मैंने कर लिया था लास्ट क्लास में, वो अभी तक इनेबल्ड ही है। अगर आपके पास इनेबल नहीं है तो आप पहले इसको इनेबल करेंगे, वरना ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। दिस इज फॉर सिक्योरिटी रीजन। मिसाल के तौर पर आपने फेसबुक से ऑथेंटिकेशन अलाउ नहीं रखी हुई, ठीक है, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी। आपको फर्दर आगे कोई सिक्योरिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर दिया है यहाँ पे, पहले से हुआ था, सॉरी, तो लास्ट क्लास में हमने किया था। अच्छा, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पे पहला मेथड क्या है, फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और आगे इन्होंने हमें कैच कुछ दिया हुआ। मैं लास्ट क्लास में हमने ये लिखा था, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। फायरबेस ने जो दिया वो लगा लेते हैं, ठीक है। ईमेल पासवर्ड हमने जो पास करना है, ईमेल वैल्यू, और ये आ गई पासवर्ड वैल्यू, ठीक है जी। ईमेल जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है, फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड, ये फायरबेस का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। हमने कहा कि फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट को यूज करो और उसके अंदर हमें एक मेथड मिला क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड, यानी कि एक नया यूजर क्रिएट करो ईमेल पासवर्ड के साथ। इसको पैरामीटर में हमने पास की ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और इसने हमें कैच दिया है। कैच का क्या मतलब हो सकता है? कैच का मतलब है कि अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर। जैसे अभी हमने प्रॉमिस में लिखा था ना कैच, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। प्रॉमिस में हमें देन भी मिलता है, देन भी चला के देखते हैं, डॉट देन और फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सक्सेस, ठीक है। सक्सेस है या एरर है, ठीक है। देन हमने लगाया है और कैच हमें, कैच भी हमने लगाया है, ठीक है। अगर ये सही तरीके से साइन अप कर देगा तो देन चलेगा, अगर सही तरीके से नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो कैच चलेगा। मैं हमारे जितने भी पिछले यूजर हैं इनको यहाँ पे यूजर के टैब में देख सकता हूँ और उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट अकाउंट, सही है। कोई यूजर नहीं है मेरे पास, मैं नया यूजर रजिस्टर करने वाला हूँ। कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कंसोल करवाया हमने सक्सेस को भी और एरर को भी। नया लिख रहा हूँ हैदरअलीशाह@gmail.com, पासवर्ड में लिख लेता हूँ 1234567778, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ साइन अप। थोड़ी देर बाद मेरे पास कुछ आया है, ये क्या है मुझे नहीं पता, कुछ यकीनन ये कोई एरर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने यूज़र तो मेरा क्रिएट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये चला है लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 में क्या है, लाइन नंबर 8 में हमारे पास सक्सेस है। अच्छा, ये एरर किस चीज़ का आया है ये मुझे नहीं पता, नॉट श्योर ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल हमारा जो हमारे कोड से रेलेवेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें सक्सेस मिल रही है। 8 चल रहा है हमारा, लाइन नंबर 8, ठीक है। तो मैं अपने यूजर्स के टैब में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे पास यूजर बना है या नहीं बना। हमारे पास यूजर बन चुका है, ठीक है। सवाल क्या आया है भाई, ये पहली दफा में आता है, ये कोई बात नहीं है, क्यों आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए ना ये। मुझे चेक करना पड़ेगा फिर मैं आपको सही गाइड कर सकूंगा कि ये क्यों आ रहा है ये। यकीनन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम, देख लेता हूँ मैं एक नज़र। नॉट श्योर क्यों आ रहा है ये, ठीक है, देखना पड़ेगा हमें। जी शहजाद क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं शहजाद? अच्छा, मैं अब एक काम कर रहा हूँ, मैं दोबारा साइन अप कर रहा हूँ सेम ईमेल के साथ और सेम पासवर्ड के साथ। अब हमारे पास क्या चलना चाहिए, लॉजिक क्या कह रही है, अक्ल क्या कह रही है कि कैच चलना चाहिए क्योंकि यूजर तो पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास लाइन नंबर 14 चलिए। लाइन नंबर 14 में ये क्या कह रहा है, मैसेज ईमेल ऑलरेडी इन यूज, और प्रॉपर मैसेज क्या लिखा हुआ है, दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट। मतलब क्या हुआ, आपको पूरी लॉजिक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको नहीं पता डेटाबेस में इसने कैसे चेक किया, आपको ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लाइन नंबर 12 और 13 में क्या हो रहा है, ये बस इन्होंने कंसोल करा है, इसको हटा दें भाई आप, ये इन्होंने अलग से दिया था, हटा दो, एक वेरिएबल बनाया होता है इन्होंने, सही है भाई। अच्छा, अब आपको फायरबेस यूज करने से क्या फायदा हुआ, यूजर डेटाबेस में रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी लॉजिक नहीं लिखनी पड़ी। यूजर जो अगर एग्जिस्टिंग यूजर से एक और यूजर कोई साइन अप कर रहा है तो एरर हैंडलिंग भी जो है आपको नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक और ईमेल यहाँ पे लिख, वही वाली लिख ले, बल्कि नहीं लिखता हूँ, प्रिंट आउट लिख देता हूँ और मैं पासवर्ड यहाँ लिख रहा हूँ 123, ठीक है। अब साइन अप करके देखते हैं।
अगेन एरर आया है, इस बार क्या कह रहा है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, तो मतलब आपको पासवर्ड की वैलिडेशन नहीं करनी पड़ी। मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ हैदर, और यहाँ पासवर्ड पूरा लिख देता हूँ। आपको ईमेल की वेरिफिकेशन वैलिडेशन नहीं करनी पड़ी, ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेटेड। मतलब तकरीबन बहुत सारा काम आपको फायरबेस ने करके दे दिया, आपने उसका एक बना बनाया फंक्शन यूज किया और देन या कैच लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि यहाँ पे प्रॉमिस बनाया किसने है? हम देन और कैच यूज कर रहे हैं, बट हमने न्यू प्रॉमिस तो कहीं लिखा ही नहीं है। जिन्होंने फायरबेस बनाई है ना, उन्होंने इसका प्रॉमिस लिखा होगा, ऑब्वियसली इसके बैक पे 100% प्रॉमिस होगा, और बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हमने न्यू प्रॉमिस लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें उसकी लॉजिक में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम जस्ट सिंपल अपना देन और कैच यूज कर रहे हैं, हमारा काम हो गया। ठीक है जी, पहला काम तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर यूजर सक्सेसफुली साइन अप हो जाए तो हमें सक्सेस में कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, चलाते हैं। ईमेल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इन टाउन 1 2 3 4 5 6 7 8, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, इसके अंदर यूजर की एक नोड है, इसमें हमें यूजर की इंफॉर्मेशन सारी मिल रही है। ईमेल मिल गई, ईमेल अभी वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड करने का तरीका ये होता है कि आपको ईमेल भेजी जाएगी, एक उसके लिए थोड़ा सा आपको और काम करवाना पड़ता है, अभी हमने वो नहीं करवाया। ठीक है, आपकी इसी ईमेल पे एक ईमेल आएगी, उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो 100% आपकी ईमेल वेरीफाइड हो जाएगी। राइट नाउ डिफॉल्ट पे ये हमेशा फॉल्स ही रहता है। ठीक है, आपकी ईमेल यहाँ मिल रही है आपको, और आपको आपकी यूआईडी मिल रही है। ये यूआईडी वही है जो आपको यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, वही है। सही है जी। एक्चुअली जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक यूजर की आइडेंटिटी है, वो उसकी यूजर आइडेंटिटी या यूआईडी ही है। ये जो ईमेल है ना, ये ईमेल, दिस ईमेल कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपने यूजर को एक ऑप्शन देना अपनी ऐप के अंदर कि आपको दूसरी ईमेल अगर ऐड करनी है तो ऐड कर लें, जैसे फेसबुक ऐप अलाउ करता है आपको। ठीक है, तो ईमेल तो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर ईमेल चेंज हो गई तो यूजर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी ऐप में, वो होगी ये वाला यूआईडी। ये जो कोड है ना, ये कोड है, ये यूजर की आइडेंटिटी है। ठीक है, इससे आप यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे ऐप के अंदर या अपने कोड के अंदर। ठीक है, या अपने जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमें पहली चीज तो हो गई, हमें सक्सेसफुली यूजर रजिस्टर्ड हो गया, उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, अब मैं करवाने वाला हूँ साइन इन। साइन इन के लिए मैं सेम फॉर्म वगैरह यूज कर रहा हूँ, सब कुछ सेम यूज कर रहा हूँ, सिर्फ बटन डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। साइन अप की जगह साइन इन कॉल करूंगा मैं। सही है, साइन इन का फंक्शन बना लेते हैं। अगर ईमेल सेम हो और पासवर्ड अलग हो, तदक्का आपका जो सवाल है, वो सवाल सब तदक्का कह रही है, मिसाल के तौर पे यूजर को हमें रजिस्टर करवाना है तो हमें उसका यूजर नेम चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए और भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे? हम करेंगे उसको अभी आज की क्लास में नहीं कर रहे, उन सारी चीज़ों को भी रजिस्टर करके हम आपको चेक मतलब देखेंगे किस तरीके से लेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन। हम एक पूरी ऐप बनाएंगे फायरबेस पे, तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यावर का सवाल है, अगर ईमेल सेम हो पासवर्ड अलग हो। देखिए, अगर आप साइन अप कर रहे हैं और एक ईमेल पहले से रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली उसी ईमेल से एक और यूजर तो नहीं बन सकता ना, तो वो आपको देगा एरर। ये चीज फायरबेस ने खुद ही हैंडल कर ली है, आपको नहीं सोचना कि किस तरीके से हैंडलिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, साकिब का क्या क्वेश्चन है इसमें, अगर हमने और डिटेल लेनी हो? अच्छा, वही क्वेश्चन है साकिब का भी जो तवक्का का था। साकिब हम लेंगे और इन्फॉर्मेशन, अभी तो हम सिंपल बेसिक फायरबेस के कुछ फंक्शन जस्ट कॉल करके चेक करें। ठीक है,
हम यूजर से उसका नाम, फोन नंबर, इनफैक्ट उसकी इमेज भी अपलोड करवाएंगे जो हम उसको प्रोफाइल के तौर पर दिखाएंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ अभी आप ये ध्यान में रखें कि अभी हमारे पास बेसिक साइन अप हमने करवा लिया, अब हम साइन इन करवाने वाले हैं। साइन इन के लिए मैंने सेम फॉर्म यूज किया है, सिर्फ बटन दूसरा यूज किया, ठीक है। इसमें भी मैं ये कंसोल करवा देता हूँ, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, चला के देखते हैं। दो बटन आ गए, heatheralisha@gmail.com 1234567 ठीक है। मेरे पास कंसोल तक, यहाँ तक तो कहानी सही चल रही है। फायरबेस साइन अप का फंक्शन जो था वो ये वाला था, ठीक है। साइन इन का फंक्शन डॉक में आते हैं, दोबारा चेक करते हैं कहाँ पे, साइन इन यूजर विद ईमेल पासवर्ड, ये आ गया उसका कोड, ठीक है। सब कुछ तकरीबन सेम है, चेंज क्या है सिर्फ एक, ये साइन इन विद ईमेल पासवर्ड चेंज है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ बकायदा ताकि आपको समझ में आए। फायरबेस ऑथ कॉल किया आपने, ठीक है। ये आपको वापस ला के दे रहा है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक मेथड मिल रहा है साइन इन, साइन, मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ये पैरामीटर में क्या लेगा, अगेन ईमेल वैल्यू, ईमेल और पासवर्ड लेगा, उसी से साइन इन कर रहा होगा, चेक करेगा पासवर्ड सही लिखा है या गलत लिखा है। ये भी आपको एक प्रॉमिस ला के देगा, ठीक है। डॉट देन, सॉरी, FUNCTION, ये आ गया आपका सक्सेस का प्रॉमिस, और ये आ गया आपका कैच एरर के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारा सक्सेस, यानी कि सक्सेस मिल जाएगा हमें यहाँ पे। अच्छा, सक्सेस का नाम मैं रख देता हूँ यूजर, यानी यूजर मिल जाएगा, यूजर रजिस्टर हो गया ना। और इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसको एरर ही रहने देते हैं, ठीक है। कंसोल करवाते हैं दोनों को, यूजर यूजर, ठीक है। चला के देखते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ heatheralisha@gmail.com, पासवर्ड 123456, गलत डाल रहा हूँ मैं, 7 8 तक डाला था मैंने, ठीक है। चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई, द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूजर डज नॉट हैव पासवर्ड, ठीक है। इसने खुद ही मैनेज किया है, ठीक है, मैंने नहीं किया। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको ये भी हटा देता हूँ, अब देखते हैं क्या कह रहा है। ईमेल इज बैडली फॉर्मेटेड, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, ईमेल करेक्ट फॉर्मेट कर देता हूँ लेकिन दूसरी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ईमेल से हमने कभी रजिस्टर ही नहीं किया। क्या कह रहा है भाई, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफाई, यानी ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये यूजर नॉट फाउंड है, ठीक है। अब हम सही तरीके से जो तरीका है उससे लॉग इन कर लेते हैं। heatheralisha@gmail.com, और पासवर्ड भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ 1234567 8, ठीक है। अब इसको सक्सेस चलाना चाहिए। ये मेरे पास सक्सेस करवा दिया इसने, यूज़र आ गया मेरे पास, इसको ओपन किया मैंने, यूज़र में गया, मुझे यूआईडी मिल गई, तो इसका मतलब है कि यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हो गया है, ठीक है। जो राफे का शुरू को क्लास के शुरू में राफे आपने एक सवाल किया था, अगर आपके पास ये यूआईडी अवेलेबल है इट्स मीन यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब यूज़र इज अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ये वाला ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ये। कोई क्वेश्चन है साइन इन के हवाले से? इस यूआईडी को, इस यूआईडी को या इस ईमेल को आप अगर लोकली यूज करना चाह रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी लोकल स्टोरेज में सेव करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये चीज फायरबेस खुद मैनेज करता है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है तो अभी के लिए आप चाहें तो लोकल स्टोरेज में सेव करवा लें, ठीक है। वरना मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, एप्लीकेशन में आते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये फायरबेस ने काफ़ी सारी ये आपकी इंफॉर्मेशन खुद ही सेव कर ली है, ठीक है। जो यानी कि इस पेज पे
ये ये फायरबेस कह रही है कि आपका एक यूजर ऑलरेडी उसका टोकन रखा हुआ है। टोकन मतलब वो ऑथेंटिकेटेड है, उसका एक सेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये फायरबेस खुद मैनेज करता है, सही है। लेकिन अभी हमने और फायरबेस के मेथड नहीं पढ़े हुए, तो अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसको लोकल स्टोरेज में रखवा लें, जिससे पता लग जाएगा कि ये यूजर ऑलरेडी साइन इन है। आप लोकल स्टोरेज से फैच करें, अगर यूआईडी मिल गई तो इसका मतलब है यूजर ऑथेंटिकेटेड है, अगर नहीं मिली तो इसका मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल वरा, यही असाइनमेंट दिया था। यूआईडी को कंसोल में कैसे मंगवा सकते हैं? यूआईडी को कंसोल में कैसे मंगवा सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है, देखो भाई। सक्सेस, ये जो मैंने यूजर पैरामीटर में मंगवाया ना, ये है पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, क्या हो गया इसको, इसके अंदर मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। जो यूआईडी मुझे मिल रही थी वो मुझे इस यूजर के अंदर मिल रही थी, ठीक है। तो मैं यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है यूजर, उसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। चला के देखते हैं दोबारा से। gmail.com 1234567, ठीक है। यूजर का ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसके अंदर मजीद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी का नाम है उसमें यूआईडी, तो मैं इसके आगे डॉट कर दी यूआईडी लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलाते हैं दोबारा। सिंपल ऑब्जेक्ट की तरह एक्सेस करना है आपने, ठीक है। आगे आपके पास यूआईडी यही है, चेक कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने, यही वाली है, हैदर अली शाह की, ठीक है। पासवर्ड आप यूजर का नहीं जान सकते, ठीक है। पासवर्ड आप रीसेट पासवर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो उसी यूजर के पास ईमेल आएगी, ठीक है। बट अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अभी जस्ट आपने ये देखा कि आपने साइन इन किस तरह किया, आपको टोकन किस तरह मिल रहा है, आप उसको यूज किस तरह कर रहे हैं, ठीक है जी। साइन अप हो गया, साइन इन हो गया। लास्ट जो मेथड है वो है साइन आउट, ठीक है। देख लेते हैं, इसी में यहाँ पे दिया हुआ होगा डॉक्यूमेंटेशन में। साइन इन भी हो गया है, साइन आउट का मेथड है, ठीक है। इसमें आपको कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, जो भी यूजर रजिस्टर हुआ हुआ है या लॉगिन हुआ हुआ है उसको ये साइन आउट करवा देगा। इसको मैं चला के भी अभी नहीं दिखा रहा आपको, ये कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको वो साइन आउट करवा देगा, ठीक है जी। इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्लम हम कल की क्लास में जो आपने के सवाल हैं क्या मजीद इन्फॉर्मेशन लेके यूजर को किस तरह हम काम करवाएंगे, वो मोस्ट प्रॉब्लम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम इसमें डेटाबेस यूज करेंगे, जिसपे हम इंफॉर्मेशन ऐड करवाएंगे यूजर की। एक टू डू बनाने की कोशिश करेंगे। टू डू कुछ इस तरह का बनाएंगे हम कि जो यूजर लॉगिन हो उसको उसी के टू डू नजर आए, जो लॉगिन नहीं है उसके टू डू नजर नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी को कायदे आजम के मज़ार पे जाना है, ठीक है, फातिया ख्वानी करना है, तो ये वाली बात जो है वो चाह रहा है कि प्राइवेसी है ना उसकी, वो नहीं चाहता कि किसी और को पता लगे। तो उसके टू डू अगर किसी और को दिखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कुछ इस तरीके से ऑथेंटिकेशन करवाएंगे पहले। कल क्लास में टू डू करेंगे, हम उस टू डू में हम ये करेंगे कि जो यूजर लॉगिन है उसी का टू डू उसको नजर आए। आपका असाइनमेंट ये है कल की क्लास के लिए कि आप ऑथेंटिकेशन में साइन अप और ईमेल, ये साइन इन, ये दोनों करवा के रखें, ताकि हम जो है मजीद आगे का काम कर सकें। अगर आपने यही नहीं किया हुआ होगा कल की क्लास में तो आप शक्ल देख रहे होंगे बैठ के खाली, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा आप प्लीज, आप एटलीस्ट इतना बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप उसको कल की क्लास में हम इस पर मजीद वर्किंग कर सकें। और क्या कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ लीजिए आप लोग। अच्छा जी, फीस का शहजाद कह रहे थे, शहजाद 30% जो आपका डिस्काउंट है वो बस है डिस्काउंट, आप यूज का अवेल करो आप उसे। भाई आपकी जो नॉर्मल फीस है वो आपकी ऑन साइट क्लास के लिए है, ठीक है। जो आपकी जो 2500 या 3000 है या 2000 और 2500 है, वो आपकी ऑन साइट क्लास के लिए। अब किसी रीज़न की वजह से मैं आपको ऑन साइट क्लास अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे फुल फीस भी चार्ज नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है। ये जो आपकी फ़ीस में आपको रिलीफ मिल रहा है, आप उससे आप अपने इंटरनेट पैकेज करवा सकते हैं, ठीक है, या जो भी आपकी ज़रूरत है पढ़ाई से रेलेवेंट उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर किसी को इंटरनेट का इशू है तो वो इंटरनेट पैकेज करवाए, ठीक है। और अच्छा, दो स्टूडेंट का सवाल आया था बड़ा ज़बरदस्त, उनको चले मैं प्राइवेट में ही आंसर कर दूंगा। यावर क्या कह रहे हैं? हाँ, यावर कह रहे हैं जो डिस्काउंट की अमाउंट है उससे पार्टी दे दें। सही है भाई यावर, तुम मुझे पार्टी दोगे, अब डन हो गया।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?